इश्क बगावत दिल संभलता ज़रा। एपिसोड नंबर 20। अब तक आपने पढ़ा। गुनगुन से मुंह की खाकर ऐश्वर्या गुस्से से भुनभुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन जाते जाते उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बन चुका था। और क्या है वो प्लान जिससे ऐश्वर्या गुनगुन पर हमला करेगी, ये अभी तो सिर्फ वही जानती है। आइए देखते हैं आखिर कहानी में क्या नया मोड़ आता है। चलिए जानते हैं अब आगे। ऐश्वर्या अपने दिमाग में चल रही प्लानिंग को सोचकर अपने कमरे में जा चुकी थी। कमरे में पहुंचते ही उसने प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में अभी टाइम था। वो कुछ दिन रुक कर हमला करने का सोच रही थी। अब बस उसे इंतज़ार था तो एक बेहतर और एक परफेक्ट समय का, जिसमें वो ऐसा वार करे कि गुनगुन को खड़ा होने का भी मौका न मिल पाए। धीरे धीरे समय बीत गए। घर में एक शांति का माहौल बना हुआ था। कुछ दिनों बाद आकृति भी वापस लंदन चली गई। हालांकि वो रुद्रांश से दूर रहना चाहती थी, इसलिए उसने रुद्रांश को सामने से फ़ोन भी नहीं किया और ना ही मैसेज किया। शायद उसने अभी तक रुद्रांश को माफ़ नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ मानगढ़ में जब रुद्रांश को ये पता चला कि आकृति इंडिया से जा चुकी है तो उसे थोड़ा बुरा लगा। उसे यही लग रहा था कि शायद आकृति उसे माफ़ कर दे, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। आकृति बिना उसे बताए जा चुकी थी। रुद्रांश ने भी अब सोच लिया था कि वो आकृति पर अब कोई ध्यान नहीं देगा, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो अपने बिजनेस पर और सियासती कामों में अपने आप को झोंक देगा और आकृति के बारे में अब कोई बातचीत नहीं होगी। आकृति को माफ़ करना होगा तो आकृति कर देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा जाकर उसके दिल में या उसकी ज़िंदगी में आकृति की जगह ले सकता है। आकृति के भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। लंदन पहुंचते ही उसे कुछ ही दिनों में ये अंदाज़ा हो चुका था कि शायद रुद्रांश ने उसका पीछा करना या उस पर नज़र रखने का काम बंद कर दिया है। वह इस बात से काफ़ी शांत और रिलैक्स महसूस कर रही थी। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया। राठौर मेंशन में भी खुशियां अपने चरम पर थी। सभी लोग रुद्रांशी की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। वहीं ऐश्वर्या ने काफ़ी कोशिश की कि वह शिवांग और गुनगुन के बीच गलतफहमियां पैदा कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए ऐश्वर्या ने अब किसी और को टारगेट करना शुरू कर दिया था। वह कोई और नहीं बल्कि सौम्या जी थी। सौम्या जी को वह गुनगुन के खिलाफ अक्सर भड़काती रहती थी, लेकिन सौम्या जी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात को ऐश्वर्या बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए उसने ये सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे घर वालों के मन में गुनगुन के प्रति नफरत पैदा हो जाए, क्योंकि 1 महीना पूरे होने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय ही बचा हुआ था और 1 हफ्ते बाद वो शायद हमेशा हमेशा के लिए राठौर मेंशन छोड़कर चली जाती। और अगर एक बार वो राठौर मेंशन से गई तो अरविंद उसके खिलाफ केस ज़रूर करता, क्योंकि अरविंद ने साफ कह दिया था कि वो राठौर मेंशन से जाते ही ऐश्वर्या से तलाक ले लेगा। और सिर्फ तलाक ही नहीं बल्कि रूही की कस्टडी के लिए भी वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा। ऐश्वर्या को रूही से कोई खास लगाव तो था नहीं, लेकिन वो जानती थी कि अरविंद को एक बार उसने खो दिया तो इस बार उसकी ज़िंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पिता का बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है और इस समय उसके पास एक बेटर ऑप्शन है और वो है अरविंद। इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो अरविंद को कैसे न कैसे करके अपने जाल में एक बार फिर फंसाएगी। वह अरविंद के साथ नज़दीकियां बनाना चाहती थी, जिससे ऐसी सिचुएशन पैदा हो अरविंद चाह कर भी एक बार फिर ऐश्वर्या के पास आ जाए और उसके प्यार में पड़ जाए। इसलिए उसने सोच लिया था कि अब उसे एक बार और प्रेग्नेंट होना होगा। पहली बार उसने अपनी प्रेगनेंसी शिवांग के करीब जाने के लिए की थी और इस बार वो फिर से प्रेगनेंसी को मोहरा बनाकर अरविंद को हमेशा हमेशा के लिए अपने करीब रखना चाहती थी। अरविंद इस बात से बेखबर था। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय रूही के साथ बिता रहा था। रूही अपने पिता को अच्छे से पहचान चुकी थी। अब उसे ऐश्वर्या से ज़्यादा अपने पिता के साथ रहना पसंद था। ऐश्वर्या रूही को पहले भी अपने पास ज़्यादा नहीं रखती थी। रूही अक्सर नौकरों के भरोसे या फिर नैनी के भरोसे रहा करती थी, लेकिन जब से अरविंद उसकी ज़िंदगी में आया है तब से रूही अरविंद की जान बन चुकी थी। और एक दिन घर वालों ने एक दिन रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते खाते अचानक एक फैसला किया। ये फैसला कलावती देवी जी और सुशील सिंह राठौर जी ने किया था। अथर्व के दादाजी अरविंद की ओर देखकर अचानक बोले। सुशील जी बोले, अरविंद बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी अरविंद बोला, जी दादाजी कहिए,
क्या बात करनी है? तो वहीं सुशील जी फिर बोले, देखो बेटा, हम सब ने सोचा था कि तुम्हें 1 महीना यहाँ रखेंगे और इन्हीं 1 महीने में हमने तुम्हें काफ़ी परख भी लिया है और समझ भी लिया है। ऐश्वर्या बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। लड़ाई झगड़ा गलतफहमियाँ अक्सर रिश्तों के बीच में आ जाती है, लेकिन अगर हम इन गलतफहमियों को और छोटी छोटी बातों के बीच में फंसे रहेंगे तो हम अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। मुझे लगता है अरविंद को और तुम्हें एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। देखो, रूही अभी छोटी बच्ची है। रूही को अपनी माँ और पिता दोनों की ज़रूरत है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे भी 1 महीना होने में अब मात्र 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो बेहतर होगा कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। सुशील जी की ये बातें सुनकर अरविंद थोड़ा हैरान था, लेकिन ऐश्वर्या के चेहरे पर मुस्कान थी। वो तो यही चाहती थी कि अरविंद उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अरविंद ने तो उसके सामने तलाक का ऑप्शन रख दिया था। खैर, वह इस बात से खुश थी कि शायद दादाजी के कहने पर भी अरविंद उसकी बात का मान रख ले। अरविंद का कोई जवाब ना पाकर सुशील जी एक बार फिर बोले। दादाजी बोले, क्या सोच रहे हो अरविंद बेटा? क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो? तो वहीं अरविंद दादाजी की तरफ देखकर बोला। अरविंद बोला, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, पर अभी काम का काफ़ी प्रेशर है और मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तभी सुशील जी फिर बोले, बेटा, काम से पहले परिवार आता है, इसलिए इस बारे में सोचो। तुम राठौर कंस्ट्रक्शंस के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट को कर रहे हो। उस प्रोजेक्ट में तुमने जी तोड़ के मेहनत की है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अथर्व और शिवांग के साथ मिलकर तुमने सिर्फ अपनी कंपनी ही को ही नहीं, बल्कि राठौर कंस्ट्रक्शन को भी ऊंचाइयों तक ले जाने में मेहनत की है। इस प्रोजेक्ट के साथ तुमने अथर्व और शिवांग के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाए हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ बेटा। तभी अरविंद बोला, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है दादाजी कि आपको मेरा काम पसंद आया और इसमें आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे शिवांग और अथर्व आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मैं भी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ और बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। आप लोगों ने मेहनत करी, एम्पायर खड़ा किया ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी उस एम्पायर को और आगे तक बढ़ा सके। ठीक वैसे ही मैंने एम्पायर खड़ा किया है ताकि मैं अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकूं, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकूं। तभी सुशील सिंह राठौर जी फिर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात कही है बेटा तुमने। मैं तुम्हारी इस सोच से गर्व महसूस कर रहा हूँ। तभी कलावती जी, जो कि अपने पति और अरविंद के बीच की बातें सुन रही थी, वह मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या की ओर देख कर बोली। कलावती देवी जी बोली, ऐश्वर्या बेटा, अब तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है ना? तुमने हम सबसे 1 महीने का समय मांगा था और इस 1 महीने के समय में हमने अरविंद को अच्छे से परख लिया है। हमें नहीं लगता कि अरविंद में कोई खोट है। और रही बात अरविंद के तुम्हें धोखा देने की, तो मुझे लगता है बेटा वो ज़रूर कोई गलतफहमी थी। दादी जी की बात सुनकर ऐश्वर्या कुछ कहती उससे पहले ही अरविंद सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोला। अरविंद बोला, जी दादी जी, उस दिन भी मैंने आप सब लोगों से ये कहने की कोशिश की थी कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन मुझे पता था उस समय मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई आज मैं आप सब लोगों को पूरी तरीके से बताता हूँ। तभी कलावती जी बोली, सच्चाई? कैसी सच्चाई अरविंद बेटा? तभी अरविंद दादी जी और बाकी सब लोगों की तरफ देखकर बोला, दरअसल दादी जी, जिसके साथ मेरा अफेयर होने का शक ऐश्वर्या को था, वो दरअसल मेरी सेक्रेटरी है। उसका नाम नलिनी है और वो सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली बहन भी है। उसके घर में उस टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसके पिता की तबीयत खराब थी और उसके घर में वह इकलौती कमाने वाली थी, इसलिए मैं भाई होने के नाते उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता था, जिसके बारे में मैंने ऐश्वर्या को समझाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ये समझना नहीं चाह रही थी। इसे यही लग रहा था कि नलिनी सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठना चाह रही है, लेकिन जब मैंने इसे समझाया कि नलिनी ऐसी लड़की नहीं है, तो इसे यह शक होने लगा कि मेरा नलिनी के साथ कोई गलत रिश्ता है। मैंने ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश की और फिर एक दिन ऐसा आया कि ऐश्वर्या ने गलतफहमी और गुस्से के चलते मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया। मैंने ऐश्वर्या को कभी धोखा नहीं दिया था, लेकिन ऐश्वर्या ने मुझ पर कभी भरोसा भी नहीं किया। मैंने ऐश्वर्या को अपने दिलो जान से प्यार किया। ऐश्वर्या की हर एक मांग को मैंने पूरा किया।
चाहे वो मांग सही हो या गलत। लेकिन इन सालों में मुझे इतना समझ में आ गया था कि किसी भी इंसान की हर मांग पूरी कर देना ठीक नहीं। जो मांग गलत है उसे साफ इनकार कर देना चाहिए। मैं अब ऐश्वर्या को अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस रिश्ते में पहले भी नहीं रहना चाहता था जब ये बिना सच सुने चली गई थी। वो तो मुझे गुनगुन भाभी ने काफ़ी समझाया और रूही का वास्ता दिया, इसलिए मैं यहाँ आया था। नहीं तो मैं ऐश्वर्या पर चाइल्ड कस्टडी के लिए एप्लीकेशन फाइल करने वाला था। तभी कलावती देवी जी बोली, पर बेटा तुम दोनों का अलग होना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। रूही अभी बच्ची है, उसे माँ की ज़रूरत है। तभी अरविंद बोला, दादी रूही बच्ची है इसलिए मैं समय से अलग होना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची के बाल मन पर इस बात का गहरा असर पड़े कि उसके माता और पिता दोनों का डाइवोर्स हुआ है। मैं ये सच्चाई किसी के सामने बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था। तभी अरविंद की बात सुन ऐश्वर्या बोली, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी अरविंद, रूही मेरी बेटी है। ऐश्वर्या की बातें सुनकर अरविंद गुस्सा हो चुका था, या यूं कहो उसका गुस्सा बढ़ गया था। इसलिए वो उसके सवालों का जवाब देते हुए बोला। अरविंद बोला, सिर्फ अकेली तुम्हारी नहीं, रूही मेरी भी बेटी है, और अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार होता तो तुम मेरे पास आती, मुझे बताती। मैंने भी तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपने पास आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम हो कहाँ। ये तक नहीं पता था कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ? आप सब बताइए, क्या ऐश्वर्या ने जो किया उसके बाद मुझे ऐश्वर्या को माफ़ कर देना चाहिए? अगर आप सब लोगों का जवाब हाँ में है तो माफ़ करिएगा। मैं इतना महान इंसान नहीं हूँ कि अपने साथ हर बार गलत होता देख बार बार चुप रहकर उस इंसान को माफ़ कर दूँ जो मेरे साथ हर बार गलत कर रहा है। ऐश्वर्या की वजह से मैंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, लेकिन ऐश्वर्या को तब भी समझ में नहीं आया। मैंने हर वो कोशिश करी जिससे मैं ऐश्वर्या को खुश रख सकूं। जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन ऐश्वर्या से थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ। अगर ये मेरा साथ देती, उन कठिन परिस्थितियों में मुझे संभालती, मुझे इमोशनली सपोर्ट देती, तो जिस पोजीशन पर आज मैं हूँ शायद सालों पहले हो चुका होता। देखिए, मैं आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने आप सब लोगों की बात का मान रखा। मैं 1 महीने तक यहाँ रहा और इस बात की मुझे खुशी है। मैंने यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए हैं। आप सब लोग मेरे परिवार जैसे ही हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मैं अब ऐश्वर्या के साथ नहीं रह सकता। ऐश्वर्या चाहे तो रूही से मिलने आ जा सकती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐश्वर्या की कोई जगह नहीं है। इतना कहकर अरविंद चुप हो गया। तो वहीं किसी के पास भी अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि सब जानते थे कि अरविंद ने जो कुछ भी कहा है वो गलत नहीं कहा है। तभी शिवांग अरविंद और ऐश्वर्या की ओर देखकर बोला। शिवांग बोला, मुझे लगता है अरविंद जो कह रहा है वो एकदम ठीक कह रहा है। तभी ऐश्वर्या शिवांग की बात सुनकर उससे बोली। ऐश्वर्या बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो शिवांग? अरविंद मुझे तलाक देने की बात कर रहा है, समझते हो तुम इसका मतलब? तो वहीं शिवांग फिर बोला, तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है ऐश्वर्या? तुम तो पहले ही अरविंद को तलाक दे चुकी थी, बस तुम्हारे पेपर्स ही तो सबमिट नहीं हुए थे, और तुम तो अपने आप को पहले से ही तलाकशुदा मान रही हो। तो अचानक अब तुम्हें अरविंद के साथ क्यों रहना है? क्योंकि अरविंद अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जो लाइफ तुम हमेशा से चाहती थी वो लाइफ तुम्हें अब अरविंद इजीली अपने आप दे सकता है, इसलिए ना। तभी ऐश्वर्या शिवांग की बात सुनकर बोली। ऐश्वर्या बोली, ऐसा कुछ नहीं है शिवांग, मैं अरविंद से सचमुच बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तलाक ना हो। मुझे मेरी गलती का एहसास अच्छे से है। तभी अरविंद फिर बोला, चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो, लेकिन मेरा डिसीज़न फाइनल है। और हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारी लग्जूरियस लाइफ में कोई कमी नहीं आएगी। हर महीने तुम्हें एक मोटा अमाउंट मिलता रहेगा, पर नहीं मिलेगा तो मेरा प्यार, मेरा साथ, मेरी केयर और मेरी बच्ची। तुम हफ्ते में 1 दिन आकर मेरी बच्ची से मिल सकती हो, लेकिन सिर्फ मेरे घर पर और मेरे सामने। रूही को ले जाने की तुम्हें इजाज़त नहीं होगी, और अगर ऐसा करने का ख्याल ना हो तो मुझे कोर्ट में मिलना, मैं तुम्हें चैलेंज करूँगा। तभी ऐश्वर्या बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अरविंद? तभी अरविंद ऐश्वर्या की तरफ देख कर बोला, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो मैं जो चाहता हूँ वो तुम करो। इतना कहकर अरविंद वहाँ से चुपचाप चला गया। खैर घर वाले खाना तो खा चुके थे, ऐसे में किसका क्या ही मन करता खाने का।
सभी लोग ऐश्वर्या को थोड़ा बहुत समझा कर वहाँ से चुपचाप अपने अपने कमरों में जा चुके थे। ऐश्वर्या जो कि सबके जाने के बाद जब कमरे में आई तो उसने देखा अरविंद अपना सामान पैक कर रहा है। अरविंद को सामान पैक करता देख ऐश्वर्या उसकी तरफ देखकर बोली। ऐश्वर्या अरविंद से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो अरविंद? तभी अरविंद ऐश्वर्या की तरफ देखकर अपना सामान साइड में रखते हुए बोला। अरविंद बोला, क्योंकि यहाँ से जाने का समय आ चुका है। ये घर मेरा नहीं है और ना ही मेरी बेटी का घर है, इसलिए मैं और मेरी बेटी अपने घर में जा रहे हैं। खैर, कायदे से तो ये घर तुम्हारा भी नहीं है, तुम तो यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा जमा कर बैठी हो। बेहतर होगा कि मेहमानों की तरह जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो जिस घर में मेहमान ज़बरदस्ती आकर बैठ जाते हैं उस घर में मेहमानों की भी कद्र नहीं होती है। तभी ऐश्वर्या बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अगर जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी। ऐश्वर्या की बातें सुनकर अरविंद उसे जवाब देते हुए फिर उसे अच्छे से सुनाने लगा, क्योंकि अरविंद का कोई इरादा नहीं था ऐश्वर्या को अपने साथ ले जाने का, इसलिए वह बोला। अरविंद बोला, तो बेहतर होगा तुम यहीं रहो, क्योंकि कुछ टाइम बाद राठौर परिवार भी तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे, लेकिन मेरे साथ तो तुम कतई नहीं जाओगी। तभी ऐश्वर्या अरविंद की तरफ देखकर फिर बोली। ऐश्वर्या बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अरविंद? मेरी बात सुनो। क्या हम दोनों एक दूसरे को मौका नहीं दे सकते हैं? क्या अपने इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? तभी अरविंद बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है ऐश्वर्या कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मैं वो अरविंद नहीं रहा जिसे तुम बहला फुसला कर अपनी बातों में उलझा लेती थी। मैं बदल चुका हूँ। और हाँ, ये रहा तुम्हारा इनाम, तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट जो मैं आज तुम्हें देता हूँ। तभी ऐश्वर्या बोली, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? इतना सुनते ही अरविंद ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और वो फाइल ऐश्वर्या के हाथों में देते हुए बोला। अरविंद बोला, ये लो, साइन करो इसमें। ऐश्वर्या ने जैसे ही वो फाइल ओपन करी तो उसमें डाइवोर्स पेपर्स थे, साथ ही में रूही के कस्टडी के पेपर्स भी थे, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि रूही की कस्टडी को वह अरविंद को सौंपने के लिए ऐश्वर्या को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और ऐश्वर्या चाहे तो महीने में एक बार आकर रूही से मिल सकती है, लेकिन सिर्फ अरविंद के घर पर और अरविंद के सामने। और अगर ऐश्वर्या ने रूही से बिना अरविंद के मर्जी के मिलने की कोशिश करी तो उसे हर्जाने के रूप में अरविंद को 20 करोड़ रुपए देने होंगे। जैसे ही ऐश्वर्या ने यह पढ़ा वो अरविंद की तरफ देखकर गुस्से से बोली। ऐश्वर्या बोली, अरविंद, ये क्या है? तुम मेरी ममता का मोल लगा रहे हो? तभी अरविंद फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोला। अरविंद बोला, ममता का मोल कम है तो बता दो, मैं और बढ़ा देता हूँ, पर याद रखना तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगी। अपनी कीमत बताओ और इन पेपर्स पर साइन करो, साथ ही में डाइवोर्स पेपर्स पर भी। महीने के तुम्हें 5 लाख मिल जाएंगे। ऐश्वर्या बोली, 5 लाख? ये बहुत मामूली सी रकम है अरविंद। तभी अरविंद मुस्कुराते हुए बोला। अरविंद बोला, मामूली सी रकम तब होती जब तुम खुद कमा रही होती। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि ये रकम सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस रकम का इनकम सोर्स कोई तुमसे पूछ नहीं रहा। तुम्हारे पिता भी तुम्हें महीने में इतना रुपया नहीं देते थे जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और शिवांग भी तुम्हें कभी इतना रुपया नहीं देता था। वो तुम्हारी ज़रूरत का सब सामान रखवा देता था और शायद तुम भूल रही हो, शिवांग ने तुम्हारे लिए एक बिज़नेस खोल कर दिया था और तुम उस बिज़नेस की अकेली मालकिन हो, तो उस बिज़नेस से भी अच्छा खासा रेवेन्यू तुम्हें मिला ही होगा। इसलिए बेहतर होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो करो और साइन करो इन पेपर्स पे बिना किसी नाटक के। तभी ऐश्वर्या अरविंद की तरफ देखकर फिर बोली। ऐश्वर्या बोली, मुझे चाइल्ड कस्टडी को तुम्हें सौंपने के तौर पर 10 करोड़ रुपए चाहिए अरविंद। जैसे ही अरविंद ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मानो वो जानता था कि ऐश्वर्या ये ज़रूर कहेगी। उसकी मुस्कान को देखकर ऐश्वर्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अरविंद ऐश्वर्या की तरफ देखकर बड़े ही सरकास्टिक वे में बोला। अरविंद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही ऐश्वर्या ने ये रुपये सुने वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। ऐश्वर्या बोली, कैसी शर्त? अरविंद बोला, शर्त के मुताबिक रुपये लेने के बाद तुम रूही से कोई वास्ता नहीं रखोगी, भूल जाओगी कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी, ना रूही से कभी मिलने की कोशिश करोगी और ना ही हमारी ज़िंदगी में वापस आने की। अगर मंजूर है तो ठीक,
नहीं तो 1 करोड़ रुपए लेकर खुश हो सकती हो। ऐश्वर्या बोली, नहीं नहीं, मुझे 50 करोड़ रुपये ही चाहिए। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तभी अरविंद बोला, कल तक पेपर्स रेडी हो जाएंगे, तुम तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। इतना सुनते ही ऐश्वर्या ने तलाक के पेपर्स पर साइन करा। अरविंद ने फाइल अपने पास रख ली और अपने वकील को फ़ोन करके उस फाइल की पिक्चर्स क्लिक करके एक फाइल फोल्डर बनाकर अपने वकील को भेज दिया। साथ ही में जो कुछ भी अभी उसके और ऐश्वर्या के बीच में डील हुई थी उसे भी कानूनी दस्तावेज के साथ ऐड करने के लिए कह दिया। वकील से फ़ोन पर बात करने के बाद अरविंद ऐश्वर्या की ओर देखकर बोला, अरविंद बोला, कल पेपर्स आ जाएंगे, साइन कर लेना और हम 2 दिन बाद यहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकती हो। वैसे भी बहुत सारे रुपए आ चुके होंगे तब तक तुम्हारे पास। अपने पिता के घर जाना चाहती हो तो जाओ, अपना खुद का घर लेना चाहती हो तो लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज से तुम फ्री हो चुकी हो। इतना कहकर अरविंद ने ऐश्वर्या को अकेले छोड़ दिया और खुद स्टडी रूम में जा चुका था। ऐश्वर्या, जो कि अरविंद के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो खुद से बोली, ऐश्वर्या खुद से बोली, सब अपनी ज़िंदगी में खुश हो चुके हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से खुश नहीं रहने दूंगी किसी को भी। ये सब कुछ गुनगुन ने किया है। मैं गुनगुन को इतनी आसानी से खुश नहीं देख सकती। यहाँ से जाऊंगी तो ज़रूर, लेकिन जाते जाते गुनगुन की ज़िंदगी में ऐसा तूफान मचाकर जाऊंगी कि ये सब देखते रह जाएंगे। रात बीत चुकी थी, अगला दिन होने को था। 1 महीना पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे। वहीं घर वालों को भी समझ में आ चुका था कि अरविंद इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है और ना ही वह ऐश्वर्या को स्वीकार करेगा। इसलिए घर वालों ने भी अब कुछ भी बोलना छोड़ दिया था। वहीं ऐश्वर्या मन ही मन में शिवांग और गुनगुन की नज़दीकियां देखकर जल भुन रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो जाते जाते इन दोनों के बीच इतनी दूरियां पैदा कर देगी कि उन्हें करीब आने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सोचते सोचते उसने देखा कि दूसरे मंजिल से रुद्रांशी गुनगुन से बातें करते करते नीचे हॉल की तरफ को आ रही है। ये देखकर तो ऐश्वर्या का दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ने लगा। उसने बिना किसी देरी के सीढ़ियों पर बिछे कालीन को इस तरीके से फैलाया जिससे उस पर कोई भी अगर संभल कर नहीं चल रहा है तो उस पर उलझकर वह इंसान गिर सकता है। इसके साथ साथ ऐश्वर्या ने रूही के खिलौने वाली गाड़ी को भी फर्श के पास पर रख दिया ताकि अगर रुद्रांशी सीढ़ियों से ना गिरे तो गाड़ी में पैर पड़कर वो यहीं फिसल कर गिर जाए। अब बस ऐश्वर्या इंतज़ार कर रही थी रुद्रांशी के नीचे आने का। रुद्रांशी और गुनगुन आपस में बातें करते करते नीचे की तरफ आ रहे थे और ऐश्वर्या के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी आंखों में एक चमक साफ नजर आ रही थी। जैसे ही रुद्रांशी का पैर कालीन पर पड़ा तो उलझा हुआ कालीन रुद्रांशी को भी अपने साथ उलझकर गिराने लगा। रुद्रांशी संभल पाती उससे पहले ही रुद्रांशी की जोरदार आवाज़ गूंज उठी। गुनगुन रुद्रांशी को बचाने के लिए अपना हाथ देकर उसे खींचकर अपनी तरफ करती उससे पहले ही रुद्रांशी 2 सीढ़ियां नीचे जा चुकी थी, लेकिन गुनगुन ने बड़ी ही फुर्ती से रुद्रांशी को अपनी तरफ खींचते हुए ऊपर की तरफ धकेल दिया, जिससे रुद्रांशी आसानी से सीढ़ियों पर बने रेलिंग को पकड़कर संभल जाए। लेकिन रुद्रांशी को बचाने के चक्कर में गुनगुन ये भूल चुकी थी कि वो 2 सीढ़ियां ऊपर थी, जिस कारण उसका पैर फिसल गया था। रुद्रांशी खुद को संभाल पाती उससे पहले ही उसने देखा कि गुनगुन सीढ़ियों पर पलटती हुई नीचे गिर चुकी है। रुद्रांशी जोर से चिल्लाई, उसकी चीख की आवाज़ पूरे घर में गूंज चुकी थी। घर वाले चीख सुनकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ है। रागिनी जी की तो होश ही उड़ चुके थे जब उन्होंने देखा कि एक तरफ रुद्रांशी गिरी हुई है जिसके पैरों में बुरी तरीके से मोच लगी हुई है और पैर पूरा सूज चुका है, तो वहीं गुनगुन जमीन पर बिखरे हुए खून के साथ बेहोश हो चुकी है। शिवांग और अथर्व, जो कि अरविंद के साथ स्टडी रूम में किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, वो लोग जब बाहर आए तो ये सब देखकर हैरान हो गए। अथर्व ने शिवांग की ओर देखकर गुनगुन को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कहा और खुद जाकर रुद्रांशी को गोद में उठाकर ले आया। रुद्र ने जाकर गाड़ी निकाली और सीधे दोनों को लेकर वह लोग हॉस्पिटल निकल गए। घरवाले भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो लोग अस्पताल पहुंचते उससे पहले ही रुद्रांशी बेहोश हो चुकी थी। उसके बेहोश होते ही अथर्व की तो मानो जान सूख गई हो।
अथर्व बार बार रुद्रांशी को उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं गुनगुन का खून बहुत गिर चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल खून से लथपथ, होंठ सूख चुके थे। शिवांग की आंखों में पहली बार आंसू थे। शिवांग को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसका कोई पसंदीदा खिलौना उससे दूर जा रहा हो। वो रोते रोते गुनगुन को उठाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र गाड़ी चलाते चलाते शिवांग को हौसला दे रहा था कि गुनगुन को कुछ नहीं होगा, लेकिन शिवांग के दिमाग में तो इस समय किसी की बातें ही नहीं चल रही थी। उसका दिमाग सिर्फ गुनगुन पर लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। घर वाले भी पीछे से दूसरी गाड़ी में हॉस्पिटल आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर ऐश्वर्या ने सबके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि ये सिर्फ एक हादसा है। सौम्या जी ने जब इस बारे में कहा कि उन्हें नहीं लगता ये हादसा है, किसी ने जानबूझकर किया है, तो ऐश्वर्या ने उनकी बात को इस तरीके से घुमा दिया कि सबको ये लगने लगा कि शायद रूही के खिलौने के कारण ही ये हादसा हुआ है, क्योंकि रूही के खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे और हो सकता है खेलते खेलते रूही ने ही कालीन के साथ ही छेड़खानी की हो, जिस कारण कालीन तिरछा हो गया। खैर, घर वालों के लिए तो इस समय सबसे ज्यादा कीमती गुनगुन और रुद्रांशी थे। वहीं ऐश्वर्या इस बात से खुश थी कि एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। सबसे पहले वो राठौर खानदान के वारिस को खत्म कर देगी और दूसरा, गुनगुन की हालत देखकर उसे लगा नहीं था कि गुनगुन अब जिंदा बच पाएगी, क्योंकि गुनगुन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। गुनगुन 15 सीढ़ियों से नीचे गिरी थी और ज़मीन पर आकर उसका सर बुरी तरीके से फटा हुआ था। खैर, घर वाले और सभी लोग अस्पताल पहुंचे। घर वालों ने अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी रूम के पास अथर्व, रुद्र और शिवांग को खड़ा देखा तो वो लोग भी दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। घर वाले घबराते घबराते जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इमरजेंसी रूम के बाहर शांति का माहौल है। अथर्व, शिवांग और रुद्र तीनों ही बाहर खड़े डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन तीनों को ऐसे चुप चुप देख कलावती जी अथर्व की तरफ देख कर बोली। कलावती जी घबराते हुए बोली, अथर्व, रुद्रांशी और गुनगुन कैसे हैं? बच्चा तो ठीक है ना? तभी अथर्व कलावती जी की तरफ देख कर बोला। अथर्व बोला, कुछ नहीं पता दादी माँ, अंदर डॉक्टर चेक कर रहे हैं। गुनगुन की हालत भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी रागिनी जी बोली, और रुद्रांशी की हालत अथर्व? तभी अथर्व अपनी माँ की तरफ देख कर बोला। अथर्व बोला, पता नहीं दादी, रुद्रांशी गाड़ी में ही बेहोश हो गई थी। अब तो डॉक्टर ही आकर बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। वह सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर वहां आ गई। वो डॉक्टर रुद्रांशी की गायनोकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने अच्छे से जांच की और घर वालों को बताया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्रांशी बस डर के मारे बेहोश हो चुकी है। हाँ, पैरों में मोच लगने के कारण सूजन अच्छी खासी आई हुई है, जिसके लिए घर वालों को उसका खास ध्यान रखना होगा। बाकी रुद्रांशी बिल्कुल ठीक है। घर वालों ने जब ये सुना तो सबकी जान में जान आई, क्योंकि रुद्रांशी अकेले नहीं बल्कि अपने साथ एक नन्ही सी जान को पाल रही थी, तो उसकी फिक्र करना तो लाजमी था। लेकिन असली फिक्र तो सबको गुनगुन की हो रही थी। थोड़ी ही देर में इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने गुनगुन की कंडीशंस की अपडेट वहाँ सभी को दी। डॉक्टर अवस्थी बोले, पेशेंट के हस्बैंड कौन है? यह सुनकर तो शिवांग डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, यस डॉक्टर, मैं हूँ, कहिए गुनगुन ठीक तो है ना? तभी मिस्टर अवस्थी बोले, सॉरी मिस्टर राठौर, पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सर पर बहुत गहरी चोट आई है, ब्लीडिंग भी बहुत हो चुकी है और एक बैड न्यूज़ भी है। जैसे ही घर वालों ने यह सुना कि एक बुरी खबर है तो घर वालों के तो होश उड़ गए। तभी शिवांग घबराते हुए और अचरज भरी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? गुनगुन ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? तभी डॉक्टर अवस्थी शिवांग की तरफ देखकर बोले, हाँ, उनकी कंडीशन में अभी तक कोई सुधार नहीं आया है फ़िलहाल के लिए, और 4 से 5 घंटे तक होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बुरी खबर ये नहीं, कुछ और है। तभी शिवांग बोला, तो डॉक्टर बताइए बुरी खबर क्या है? आप यूँ सस्पेंस मत बनाइए प्लीज़। तभी डॉक्टर अवस्थी बोले, देखिए मिस्टर राठौड़, सीढ़ियों से गिरने के कारण आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। जैसे ही घर वालों ने ये सुना तो घर वालों के तो पैर और तले ज़मीन निकल गई। ये सबके लिए एक अचंभित बात थी। तभी शिवांग एक कदम पीछे लड़खड़ाते हुए बोला। शिवांग बोला, मिसकैरेज? पर ये कैसे हो सकता है? तभी डॉक्टर अवस्थी शिवांग को समझाते हुए बोले। डॉक्टर अवस्थी बोले, अपने आप को संभालिए मिस्टर राठौर, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी थी इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई।
इसे आप नॉर्मल मिसकैरेज ही समझिए, लेकिन इंटरनल चोटें काफ़ी बहुत आई हुई हैं। हालांकि हमने सफाई कर दी है, लेकिन हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। गिरने के कारण आपका बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था। जैसे ही शिवांग ने यह सुना तो वो तो बुरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन कोई था जिसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आई हुई थी और मन ही मन में एक ऐसी मुस्कान की मानो उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। वह कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या थी कि तभी सौम्या जी डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, गुनगुन प्रेग्नेंट थी, पर गुनगुन ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया डॉक्टर। तभी डॉक्टर अवस्थी बोले, कभी कभी स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में पता नहीं चलता है और प्रेगनेंसी सिर्फ 1 महीने की ही है, इसलिए उन्हें भी शायद नहीं पता इस बारे में। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए, हम उसके बाद बाकी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन्स हैं, आप इन्हें ले आइए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे। तो वहीं डॉक्टर के पीछे खड़ी नर्स ने सारी फाइलें और दवाइयों के डिस्क्रिप्शंस सब कुछ अथर्व और रुद्र को पकड़ा दिए। अथर्व ने शिवांग की ओर उस फाइल को देते हुए कहा। अथर्व शिवांग से बोला। अथर्व बोला, शिवांग संभाल खुद को, गुनगुन को तेरी बहुत ज़रूरत है, अभी साइन कर इसमें। गुनगुन का नाम सुनकर शिवांग की आंखें एक बार फिर नम हो गई। उसने उन फाइल्स में सिग्नेचर्स किया और फाइल वापस से उस नर्स को दे दी। घर वाले इस बात से दुखी थे कि अगर उन्हें गुनगुन की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ दिन पहले पता चल गया होता तो वो गुनगुन की बहुत अच्छे से देखभाल करते, पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि राठौर परिवार ने अपना दूसरा वारिस पैदा होने से पहले ही खो दिया था। वहीं ऐश्वर्या मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और खुद से ही मुस्कुराते हुए वह मन ही मन में बोल रही थी। ऐश्वर्या बोली, ये हुई ना कोई अच्छी खबर। तुम सबके लिए ये बुरी खबर होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छी खबर है और इतनी सुकून देने वाली है कि क्या ही कहूँ। बहुत बोल रही थी ना गुनगुन तुम मेरा ये कर लोगी, मेरा वो कर लोगी, और आज मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, क्योंकि ये हक तो मेरा होना था और जो हक मेरा नहीं हो सकता वो किसी और का भी नहीं होगा। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ना तुम इस बार माँ बन पाई हो और ना कभी आगे बन पाओगी। इतना कहकर ऐश्वर्या वहाँ से मौका देखकर चली गई। घर वाले गुनगुन और रुद्रांशी की चिंता में ही लगे हुए थे, इसलिए घर वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि ऐश्वर्या वहाँ नहीं है। वहीं अरविंद भी अथर्व रुद्र लोगों के साथ ही था। वह बाकी के काम संभाल रहा था। अथर्व रुद्रांशी के पास था और बीच बीच में गुनगुन की हेल्थ अपडेट भी ले रहा था। थोड़ी ही देर में प्रताप फैमिली भी वहां आ गई। अभय जी और दीप्ति जी और रुद्रांश को जब ये पता चला कि वो घबरा चुके थे। दीप्ति जी का तो रो रो के हाल बुरा था। अस्पताल पहुंचते ही उनकी बस एक तमन्ना थी कि वो अपनी दोनों बच्चियों को देखना चाहती थी। अस्पताल पहुंचकर जब उन्हें ये पता चला कि गुनगुन का मिसकैरेज हो गया है तो ये सुनकर तो वो टूट गई थी। खैर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला, क्योंकि घर वाले जानते थे कि अगर वो सब टूट गए तो गुनगुन को कौन संभालेगा। इसलिए सब लोग खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। गुनगुन को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने गुनगुन की सर्जरी कर दी थी। सर पर चोट लगने की वजह से काफ़ी टाँके लगने पड़े थे, इसलिए गुनगुन को इंजेक्शन के हैवी डोज दिए गए थे। गुनगुन के होश में आने का इंतज़ार घर वाले ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी कर रहे थे। देखते ही देखते रात होने को थी। रात के 11 बजे गुनगुन को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ, पर अभी भी वह इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ बोल सके। डॉक्टर ने उसके होश में आते ही थोड़ी बहुत दवाइयाँ और इंजेक्शन दी। हालांकि कमज़ोरी की वजह से गुनगुन कुछ ही देर में नींद में जा चुकी थी। डॉक्टर ने जब घर वालों को ये बताया कि गुनगुन को होश आ चुका है और कोई एक इंसान गुनगुन से मिल सकता है, तो घर वालों ने शिवांग को गुनगुन के पास भेज दिया। गुनगुन को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने के बाद शिवांग गुनगुन के कमरे में आ चुका था। गुनगुन बिस्तर पर पहले ही नींद में थी। शिवांग ने गुनगुन को एक नज़र देखा तो उसका चेहरा एक बार फिर से रोने लायक हो गया था। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आ गई। शिवांग गुनगुन के पास आया और उसने धीरे से गुनगुन का हाथ पकड़ा और फिर गुनगुन से बातें करने लगा। हालांकि वो जानता था कि गुनगुन हल्की नींद में है, उसे शायद ही उसकी बातें सुनाई दे रही होगी, लेकिन फिर भी वह अपना दिल हल्का करना चाहता था। शिवांग बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ गुनगुन, प्लीज़ उठ जाओ ना।
मुझे पता है तुम मुझे अच्छे से सुन सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ कैसे बताऊंगा और कैसे समझाऊंगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे जंगली शेरनी की तरह पीटना ना शुरू कर दो। गुनगुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उठ जाओ ना प्लीज़। इतना कहकर शिवांग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसुओं की जब गुनगुन के हाथ में पड़ी तो गुनगुन के हाथों में हरकत हुई। अचानक गुनगुन की हरकत देखकर शिवांग समझ गया कि गुनगुन उठ रही है। थोड़ी देर में गुनगुन धीरे धीरे उठने लगी तो शिवांग गुनगुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। शिवांग बोला, तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर शिवांग ने गुनगुन के माथे को चूम लिया तो वहीं गुनगुन जो अभी अभी होश में आई थी वो शिवांग की इस हरकत से हैरान थी। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी गुनगुन ने धीरे से कहा। गुनगुन बोली, रुद्रांशी कैसी है और छोटू बेबी, वो कैसा है? मैंने उसे कुछ नहीं होने दिया, मैंने उन दोनों को बचा लिया था। बताओ ना शिवांग, कैसे हैं वो दोनों? शिवांग गुनगुन के सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोला, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, छोटू बेबी भी और रुद्रांशी भी। पर तुम अभी बहुत वीक हो, इसलिए ज़्यादा मत बोलो। गुनगुन ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे पर एक सुकून दिखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गुनगुन ने शिवांग का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। गुनगुन धीरे से बोली, तुम तो खुश होंगे ना ये सोचकर कि चलो एक बला मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता। तभी शिवांग गुस्से से गुनगुन की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, खबरदार जो ऐसे बातें की, और क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे? बीवी हो तुम, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, लड़ाई झगड़ा एक तरफ। खबरदार जो दोबारा ऐसी कोई बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ये सुनकर गुनगुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुनगुन बोली, पर तुम तो मुझसे हमेशा लड़ते रहते हो। तभी शिवांग फिर बोला, इस 1 महीने में मैंने तुमसे कहाँ लड़ाई की? प्यार करने की कोशिश करता रहा हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर लेता था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुमसे मैं लड़ रहा हूँ। तभी गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर धीरे से बोली। गुनगुन बोली, अभी भी तो बहस कर रहे हो तुम। तभी शिवांग अपने सर पर हाथ रखकर बोला, बस करो देवी, चुप हो जाओ। ज़्यादा बोलोगी तो डॉक्टर से कहकर तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा, और मुझे पता है तुम्हें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तभी गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर फिर बोली। गुनगुन बोली, बिल्कुल नहीं, और अगर तुमने कुछ भी किया ना तुम सोच लेना, मेरे ठीक होने के बाद तुम्हें इतनी इंजेक्शन लगवाऊंगी कि तुम गिनती भूल जाओगे, समझे तुम? शिवांग हंसते हुए बोला। शिवांग बोला, ठीक है, जब ठीक हो जाओ तब लड़ लेना, झगड़ लेना, मेरे बाल भी नोच लेना, और ये सब करने के बाद थोड़ा प्यार भी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो गुनगुन के चेहरे पर हंसी आ गई। गुनगुन को आखिरकार होश आ ही गया, और इस बीच गुनगुन और शिवांग की प्यार भरी बातें भी हो गई। लेकिन क्या ये प्यार भरी बातें ऐश्वर्या बर्दाश्त कर पाएगी? जानना बेहद दिलचस्प होगा। क्या करेगी वो, जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।